So we will be starting with chapter number 3, business environment, one short video covering every single topic related to this chapter. So at the end of the chapter, we will be doing a quiz of 50 marks this time. हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे +5, गलत आंसर के लिए -1 और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स। तो रजिस्टर्स और पेन आप लोग रेडी रखना, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर। छोटा चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर BST करिकुलम, नॉट अ वेरी बिग वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होती है हमारी सराउंडिंग, हमारे इन एंड अराउंड, लैंड, वाटर, एयर, ऑक्सीजन आर ऑल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस में ये सब रिसोर्सेज तो आते ही हैं डेफिनेटली, बट अलॉन्ग विद दीज सराउंडिंग्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर कस्टमर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर शेयर होल्डर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, द सोसाइटी, द टेक्नोलॉजी। सो एवरीथिंग विच यू कांट कंट्रोल बट इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर बिजनेस। आपके जो कस्टमर की प्रेफरेंसेज हैं, अगर आप उन प्रेफरेंसेस को मीट नहीं करोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को स्विच करके किसी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना प्रेफर करेंगे जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपग्रेड अपने बिजनेस में नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सर्वाइव करोगे। अगर आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से अपडेटेड नहीं रहोगे कि कौन से कमर्शियल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप रेज कर सकते हो, डिबेंचर्स का मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तब तक आप चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस से कैसे फाइनेंस रेज कर पाओगे। सो अल्टीमेटली बिजनेस इन्वायरमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इट्स नॉट सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ चीज़ें तो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपकी मैनेजमेंट हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, बट जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो 12th क्लास का बेटा ये चैप्टर है, इट विल मेनली टॉक अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड नॉट द इंटरनल वन। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग आपके साथ बात करने वाले हैं ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में जिससे सारे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। अब देखो, जैसे टैक्स रेट में चेंज आएगा तो उससे सारे बिजनेस अफेक्ट होंगे, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उससे सारे बिजनेस अफेक्ट होंगे, कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंज आएगा तो उससे सारे बिजनेस अफेक्ट होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आता है, कमर्शियल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कंट्री के GDP में, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में, तो उससे पूरे नेशन पे इंपैक्ट आता है। Is it understood? So to simplify the chapter in 12th standard syllabus, आप लोगों को खाली ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जनरल फोर्सेस जिनसे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी। तो बेटा एक बार आप मीनिंग देख लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सब कुछ सम हो गया, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फिर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो सकते हैं, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, एंड देन अदर फोर्सेस लाइक आपके अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट है। अब कुछ चीजें इसमें बिजनेस के आपके कंट्रोल के बाहर हैं और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं, बट जो चीज़ें कंट्रोल में है वो बहुत कम है और जो आपके कंट्रोल के बाहर है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनके बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन लेते रहना आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उनसे अफेक्ट होगी अगर आप आने वाली अपॉर्चुनिटी को स्टडी नहीं करोगे, आने वाले थ्रेट की अवेयरनेस नहीं रखोगे, अगर आप सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को टैप नहीं करोगे, अगर आप सही पॉलिसी सही टाइम पे नहीं बनाओगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे ढंग से। तो ये इसका मीनिंग है। फिर डेफिनेशन भी हमारी स्क्रीन पर आएगी। तो एनवायरनमेंट में वो सारी ही चीज़ें आ जाएंगी जो आपके कंट्रोल के बाहर है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, कुछ थ्रेट भी आएंगे। तो टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आपको अडैप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो let's now start with features of business environment. What do we mean by the characteristics or features of the environment? So we just discussed the fact that environment is not just a single component but a totality of multiple things. It includes customers, suppliers, distributors, investors, government, technological changes. So all these things are added up together to arrive at the term you call as business environment. So the very first feature is none other than totality of external forces. So whatever things which surround the business will constitute the environment of business, including the customers, suppliers and other institutions which are part of your business, and they will affect your business indirectly. So you should better be aware
of the technological changes, political changes, legal changes, if you want to improve performance of your business and you want to earn profit in the competitive environment. नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, आपके कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और आपके एम्प्लॉइज और मैनेजर. जनरल जो आपके साथ बाकी बिजनेस को भी अफेक्ट करेंगे. गवर्नमेंट ने जैसे कोई टैक्स रेट में चेंज करा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्यू रूल पास आउट करा, या फिर अगर कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इससे आपका बिजनेस नहीं, आपकी इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे. तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो स्पेसिफिकली आपकी बिजनेस को अफेक्ट करेंगी. जनरल में बेटा वो चीज़ें आती हैं जो सारे ही बिजनेसेस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, उन सबको वो चीज़ अफेक्ट करेगी. नंबर थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस. एक इन्वायरमेंट दूसरे के साथ रिलेट करती है. जैसे अगर लोग हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो जितने भी जिम हैं उनकी जो मतलब सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ रही है. जो हेल्थ सप्लीमेंट्स की दुकानें हैं उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो अगर सोसाइटी में ऐसा चेंज आ रहा है पॉजिटिव फिटनेस को लेकर, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. तो कहीं ना कहीं मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोशल इन्वायरमेंट का इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है अगर लोग उस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करें और वैसी शॉप्स खोलें जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए. ऐसे रेस्टोरेंट्स खोले जहां पर हेल्दी फूड सर्व करा जाए, ठीक है. अल्टीमेटली वहां पर रिफाइंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल में खाना तला जाए, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग वैसे बिजनेसेस प्रमोट करेंगे अगर उनको हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. तो बेटा नंबर 4 पे आ जाता है डायनेमिक नेचर. बेटा आज कोई टेक्नोलॉजी है, कल कोई टेक्नोलॉजी है. आज कोई टैक्स रेट गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, या फिर सेम गवर्नमेंट भी होगी तो भी वो टैक्स रेट में चेंज कर सकती है. आज कोई लॉ है, कल कोई और लॉ होगा. तो इन चेंजेस के बारे में, इन डायनामिक्स के बारे में वी शुड बेटर बी अवेयर. देन ओनली हम उसको अडॉप्ट करके कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर पाएंगे जो हमारे बिजनेस को परफॉर्मेंस में हेल्प कर पाए. सो अल्टीमेटली डायनामिक्स के बारे में हमें अपडेटेड रहना है, बिकॉज इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट. भाई टैक्स रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लॉ टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है और कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते रहते हैं. सो अगर लिमिटेड चेंजेस हैं और हम उनको फटाफट से अडैप्ट कर जाए तो वो फीचर होगा डायनेमिक. पर अगर कुछ ऐसा हो गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, भाई आपने एक मशीन खरीदी कपड़े बनाने की जो कैपेसिटी रखती है एक हफ्ते में बनाएगी वो 500 शर्ट, एग्जांपल ले रहा हूं, समझना जरा. और मान लो अगले हफ्ते एक ऐसी मशीन आ गई जो सेम बजट में है पर वो एक हफ्ते में बना सकती है 2000 शर्ट. तो बेटा इस सिचुएशन को आप बोलोगे अनसर्टेनिटी. आप डायनेमिक नहीं बोलोगे. डायनेमिक अब तब बोलोगे कि मान लो कि महीना 10 दिन के बाद एक ऐसी मशीन आ गई जो 550 शर्ट बना रही है, तो वो कहीं ना कहीं कौन सा फीचर आ रहा है, डायनेमिक की. थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे, इनके साथ चलता है. बट अनसर्टेनिटी भाई कुछ ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था. तो इसमें ना बच्चों कंफ्यूजन होती है कि इससे डायनेमिक कब हम पिक करेंगे केस स्टडी में और हम अनसर्टेनिटी कब पिक करेंगे. तो इफ समथिंग विच इज अंडर द बियरेबल possibility of the organization, then we have to pick the dynamic feature. But if something happens which is out of the complete control of the organization and it was completely unforeseen, unexpected, then we will be picking the feature uncertainty, which is unexpected totally. And then we have complexity. So when I talk about कि let's suppose we have to start a textile factory, हमें ना कपड़े बनाने हैं, चादर बनानी है, हमें फैब्रिक का काम करना है. तो क्या आप आज सोच रहे हो कल शुरू कर दोगे? क्या पहले इकोनॉमी के बारे में नॉलेज लोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज लोगे, सोसाइटी में लोगों के क्या प्रेफरेंसेस हैं उसके बारे में जानकारी लोगे, क्या उसमें लीगल चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज लोगे. तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट इफ यू विल अंडरस्टैंड इट इन एग्रीगेट. इकट्ठे समझोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. बट अगर आप एक एक करके समझो कि भाई कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इतना अमाउंट लगेगा, कितना लोन मैं लूँ, कितना पैसा मैं खुद डालूं, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे लिए क्या बैठेगा, आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस यू विल कम टू अ कंक्लूजन. मार्केट में जाके सर्वे करोगे भाई कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, घर में कैसी बेडशीट लगाना प्रेफर करते हो, इलास्टिक वाली या फिर नॉर्मल वाली, कितने बजट में प्रेफर करते हो. फिर सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर एक कंक्लूजन निकालोगे. फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप देखोगे इसमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है टू गेट योर फॉर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हो, सोल प्रोप्राइटर, या फिर इसमें तो टेक्सटाइल की पूरी फॉर्म खोलने में सोल प्रोप्राइटर का तो काम बनेगा नहीं, मिनिमम पार्टनरशिप तो लगेगी ही लगेगी. सो जो भी आपको देखना है आप उसको पार्ट्स में देखो रेदर देन लुकिंग एट इट एज अ एग्रीगेट. आपको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रेदर देन थिंकिंग कि सर हमें बीएसटी में कम से कम 95 या उससे ऊपर का स्कोर करना है, आप ये सोचो कि आपको हर चैप्टर क्या आता भी है अच्छे से, रेदर देन जस्ट लुकिंग एट द टारगेट कि 95 मिनिमम एंड हमें 100 तक टच करना है अगर हम अच्छे से स्टडी करें. बेटा दैट इज द एंड रिजल्ट. बट इन ऑर्डर टू अचीव देयर
यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद एवरी सिंगल चैप्टर। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्वायरमेंट में टिको, तो कंपटीशन के अंदर आप अच्छे से सर्वाइव करो और आपका प्रॉफिट भी हो और आगे चल के आप ग्रो भी कर पाओ, तो आपको हर एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि लीगल क्या कंडीशन चल रही है, कि पॉलिटिक्स स्टेबल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही बिजनेस में लेकर आओ, ताकि आपका अल्टीमेटली एकदम से झटका ना लगे कि आपने पैसे भी लगा दिए और टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड है और कॉम्पिटिटर्स तो ऑलरेडी नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं और वो एडवांटेज ले रहे हो और आप एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो, तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। So that is the reason I am telling you कि it's complex if you will look it in aggregate basis, but it will become easy if you will study it in small parts. Legal को अलग पढ़ो, political को अलग, and then take a decision. And then we have relativity. अब ultimately जो decisions हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, क्या उन decision से बाकी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? अब अगर हमारे यहाँ जीएसटी मान लो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं 5% है, अगर ये 12% हो जाएगा तो इससे जापान के रेस्टोरेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट्स पे फर्क पड़ेगा ना। अगर यहाँ ये लीगल चेंज आता है कि टैक्स रेट में शिफ्ट हुआ, तो ये लीगल था पहले 5 अब 12 हो गया लेट्स से, तो इससे हमारी जो रेस्टोरेंट्स चेन है उनके बिजनेस को इससे इंपैक्ट पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स है ना बेटा, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, ठीक है, बट नॉट कंट्री टू कंट्री। अब भाई जो चीज यहां पर है वो दूसरी कंट्रीज में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चीज उन कंट्री के साथ रिलेट करेगी, बट अल्टीमेटली अब जैसे हम दिल्ली में देखेंगे तो लोग वेस्टर्न वियर पहनना प्रेफर करते हैं, अगर हम किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हर जगह की इन्वायरमेंट अलग तरीके से रिलेट करती है। अगर हम वहां पर वेस्टर्न वियर की शॉप खोलेंगे तो शायद इतना लोग प्रेफर ना करें खरीदना, अगर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लोथिंग की शॉप खोलें तो शायद लोग इतना प्रेफर ना करें खरीदना, अगर हम यहाँ पे कोई नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोले तो शायद इतना ना चले रेदर देन अ कैफे, जो आजकल के यंगस्टर्स की ज्यादा प्रेफरेंस है। सो हर एक इन्वायरमेंट अलग तरीके से काम करती है, हर जगह की जैसी सोसाइटी है वैसे वहां की इकोनॉमिक्स काम करेगी। तो आप अकॉर्डिंगली इस चीज को पहले एनालाइज करके चलो कि किस एरिया में बिजनेस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप उस इन्वायरमेंट से दूसरे नंबर को पकड़ो। अगर आपको वहां की इकोनॉमी समझ में आ गई, सोसाइटी समझ में आ गई, तभी आप वैसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाओगे और वहां का लीगल फ्रेमवर्क समझो और वहां का ये देखो पॉलिटिक्स स्टेबल है या नहीं है। हर जगह का हिसाब किताब अलग होता है, हर कंट्री का हिसाब किताब अलग होता है, एक इन्वायरमेंट दूसरे के साथ रिलेट करती है जगह फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं हर जगह पे अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली में स्टडी कर ली और अगर आप प्लान कर रहे हो कि अब यूपी में एक अपना होटल और खोलोगे तो आपको वहां स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की जो एनवायरनमेंट थी वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही थी, यूपी की जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे आपस में रिलेट कर रही है। वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ का लीगल फ्रेमवर्क अलग है, वहाँ पे लोगों की सोसाइटी अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। तो वहाँ भी पूरा एनालिसिस करने के बाद जाके आप डिसीजन लोगे कि कितने साइज का होटल स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या लीगल फ्रेमवर्क है, हर जगह का हिसाब किताब अलग चलता है। Are we clear with the features of business environment? Now how can we remember them? एक शॉर्ट फॉर्म इसकी हम बेटा जी याद रखेंगे आपके साथ, दैट इज सेट कर्ट। अब सेट कर्ट में जो आपकी एक शॉर्ट फॉर्म है, सबसे पहले स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फिर आई से आपका इंटर रिलेटेडनेस, जैसे मैंने बताया था कि फिटनेस को लेकर लोगों की जो प्रेफरेंसेज हैं उससे हमारी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करा जाएगा। एंड देन वी हैव टी से बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आपका आ जाता है। देन सी से आ जाता है कॉम्प्लेक्स है इसको समझना इन एग्रीगेट बेसिस, बट इट विल बिकम इजियर टू डिस्कस इन पार्ट्स, ठीक है। फिर यू से बेटा आपका अनसर्टेनिटी आ गया था, फिर आर से रिलेटिविटी जो हमने लास्ट में डिस्कस करा, डी से बेटा डायनेमिक आ जाता है। अनसर्टेनिटी और डायनेमिक में इस चीज का ध्यान रखना कि एक अनफोर्सीन चेंज आ गया जिसकी उम्मीद नहीं थी तो आप अनसर्टेनिटी पिक करोगे, कुछ ऐसा हो गया जिसकी थोड़ी बहुत उम्मीद थी तो आप पिक करोगे उसमें डायनेमिक। तो ये आपके फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। आई होप ये सब आपको क्लियर है। अब बेटा जी हम फटाफट से करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ साथ तो मैंने फीचर के साथ ये वाली बात आपको बताई दी कि इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, पर इतना तो सब लोग समझ गए हो कि प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अब अल्टीमेटली अगर आपको लोगों की प्रेफरेंसेस पता है और आप उसके अकॉर्डिंगली काम करो
तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करोगे जो उनकी नीड को फुलफिल कर पाए। दिल्ली में ना बहुत पोल्यूशन हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग दी विंटर्स टाइम, जब फार्मर्स नियर नेबरिंग स्टेट्स के अंदर मतलब अल्टीमेटली जो रेसिड्यूज होते हैं क्रॉप के वो बर्न आउट करते हैं, तो उससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो दिल्ली में मतलब अल्टीमेटली पास होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा AQI अब 500 चला जाता है। बहुत छोटा नंबर बोल रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा चला जाता है AQI। नाउ अगर इस सिचुएशन में कोई ऐसी कंपनी है जो एक एयर प्यूरीफायर बनाए एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो क्या उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं हो जाएगी? क्या उसको उनका एडवांटेज नहीं मिलेगा? बहुत उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट ने मारुति कंपनी शुरू करी थी 1981 में, ठीक है, कंपनी शुरू हुई थी, पर पहली गाड़ी बिकी थी बेटा 1983 या 84 में, जो अल्टीमेटली 800 सीसी कुछ की थी, बहुत लाइट वेटेड कार थी और वो दिल्ली में ही सेल करी गई थी। अब इतनी मैं कहानियां वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियां एक लग्जरी सेगमेंट में आती थी और हर किसी के लिए इतनी एक्सपेंसिव कार को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता था। और मारुति की जो पहली कार आई थी वो कुछ 50,000 रुपए समथिंग की थी, एंड एट दैट टाइम कार उस बजट में मिलना वॉज क्वाइट अ बिग थिंग। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को, हमारी गवर्नमेंट ने ये शुरू करी थी। लेटर इन 2000s द गवर्नमेंट सोल्ड द कंपनी टू सुजुकी, अ जापानीज कंपनी, इट बिकेम मारुति सुजुकी। बट व्हेन द कंपनी सोल्ड इट्स फर्स्ट कार, तो इतने बजटेड प्राइस में कार अवेलेबल एट दैट टाइम नहीं थी। सो इट दे आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी and they took advantage of that, and ultimately they got a lot of profit at that time by selling multiple units of cars. But problem ये थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर उस टाइम पे गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी, एंड एज अ रिजल्ट कंपटीशन वगैरह था नहीं, तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी नहीं जो अब हमें प्राइवेटाइजेशन के बाद मिलती है। बट अब गाड़ियों के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं आप सब जानते हो। देन इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दी थ्रेट्स। अब अगर सपोज करते हैं एक रेस्टोरेंट चलता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर उस आसपास के एरिया के उसी रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं, और उस रेस्टोरेंट के ओनर को कहीं से खबर आती है कि बाजू में एक नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, QR कोड से और मेन्यू आ जाएगा, और ये सब चीजें वो प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का। अब फॉर सम हाउ ही गॉट टू नो अबाउट इट, सो शुड द existing restaurant owner sit quietly, or he should be taking some action or take it as a threat, and he should be making a strategy to survive in the competitive environment which is about to happen very soon. So ऐसे threats अगर environment में आने वाले होते हैं तो आपको उनकी डिटेल तभी पता लगेगी अगर आप environment को लेके एक्टिव हो, अगर आप environment की जानकारी रखते हो। अगर आप हर चीज से ओके हो कि लेट इट बी, तो आप बिजनेस को नहीं चला पाओगे। अल्टीमेटली आपको थ्रेट्स पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन मेक अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिससे आप उस थ्रेट को ओवरकम कर पाओ, और आप थ्रेट को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। फिर बेटा आ जाता है नेक्स्ट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। भाई आज के जमाने में इलेक्ट्रिक कार का जमाना है, इलेक्ट्रिक कार तो छोड़ो, आजकल 2 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक ही शुरू हो गए हैं। तो जो कंपनीज इसको समझती हैं, तो वो जो रिसोर्सेज अपने व्हीकल्स में या 2 व्हीलर में यूज कर रहे हैं वो किस बेसिस के हैं? इलेक्ट्रिक बैटरी यूज कर रहे हैं, रेदर देन वो प्रेफर नहीं करते कि वो फ्यूल टैंक डालें, वो प्रेफर ही करते हैं कि हम एक ऐसी बैटरी डाल दें कार के अंदर जिससे सेल्स बढ़े। पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर ही होता है विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट उसके अगेन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेड एरिया ही कवर हो पाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कभी अगर बीच में फॉर सम रीजन अगर डिसकंटिन्यू हो गई तो बहुत उसको प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। वो हर कार के साथ रहती है, बट पेट्रोल के केस में क्या रहता है, डीजल के केस में कि आप नियर बाय स्टेशन पर जाके उसको करेक्ट करवा सकते हो, बट इलेक्ट्रिक कार्स अभी रिसेंटली मतलब ट्रेंडिंग हुई है। तो जो कंपनीज इसको समझ रही हैं तो वो अपने जो रिसोर्सेज है, भाई हर कंपनी के पास गाड़ी बनाने की जगह लिमिटेड है या नहीं है, लोग काम करने वाले लिमिटेड है या नहीं है, रॉ मटेरियल लिमिटेड है या नहीं है। तो एक कंपनी जो पेट्रोल डीजल में ये सब लगा रही है, एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक में अपना ये सब लगा रही है, तो आने वाले टाइम में उस कंपनी को बेटा ज्यादा फायदा मिलेगा जो अपने रिसोर्सेज लगा रही है इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि अब जो लोगों की प्रेफरेंस, सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेज हैं वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक जा रही है। एंड देन वी हैव कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कार वाला, इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन दिस पॉइंट एज वेल, कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ अडेप्ट तभी कर पाओगे जब आपको एनवायरनमेंट की जानकारी होगी। पहले बेटा खाली लोग स्टीम मोमोज खाते थे, बेटा आजकल क्या रेस्टोरेंट खाली स्टीम मोमोज रख के चल जाएगा? बेटा आजकल तंदूरी क्या, कुरकुरे क्या, आजकल चॉकलेट क्या, बेटा हर चीज़ बेटा मोमोज में आ गई है। तो ये बेटा चेंजेस हैं जो लोगों की प्रेफरेंसेज हैं, आपको ये सब चीज़ें बेटा करनी पड़ जाती हैं, एंड देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन दी मार्केट। अगर आप पुराने तौर तरीके से आज के टाइम पे सर्वाइव करना चाहो, नहीं कर पाओगे। पुराने तरीके पुराने टाइम में एक्सेप्टेबल थे, ठीक है, टाइम के साथ आपको अल्टीमेटली पैकेजिंग प्रोडक्ट की चेंज करनी पड़ती है, आपको डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ती है, आपको उसमें कुछ इनोवेट करना पड़ता है, देन ओनली आप मार्केट में सर्वाइव कर पाते हो। अदरवाइज मार्केट में सर्वाइव करना बहुत, कहा जाता है ना अल्टीमेटली अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज। एक बिजनेस अगर ग्रो नहीं करेगा ना
तो बेटा वो बहुत जल्दी बंद भी हो जाएगा। और वो ग्रोथ तभी कर सकता है जब उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या निकल कर आए, इनोवेशन। टाइम टू टाइम जरूरी है, रेगुलर इनोवेशन भी जरूरी नहीं है, काफी बार इन बिटवीन आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कंपटीशन में टिके रहने के लिए। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डू। एनवायरमेंट की सही जानकारी से आप वो कर जाओगे, चेंजेस के साथ आप कोप अप कर जाओगे। कैसे? आप अकॉर्डिंगली प्लान बनाओगे, अब उसके हिसाब से आप पॉलिसी डिजाइन करोगे। अब जैसे मैंने बताया कि आपके बाजू में एक नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है, तो वही बनाओ प्लान कि हाउ कैन यू सेटल एट दिस सिचुएशन, हाउ कैन यू कम्पीट विद सच अ रेस्टोरेंट। अब अल्टीमेटली देन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये सब करने से ऑटोमेटिकली यार मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस जो रहेगी वो ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। यस और नो? आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज, आपको अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, आपको थ्रेट्स पता है क्या है, आपने सही प्लानिंग कर रखी है, आपने सही पॉलिसी बना रखी है, आपने अल्टीमेटली कोप कर लिया है चेंजेस के साथ, सो आपने रिसोर्सेज सही यूज कर रखे हैं, तो द एंड रिजल्ट विल बी योर परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड। नो सर, व्हाट इज अ शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबर है? थोड़ी फनी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, आरसी टोपी। आरसी टोपी करके बेटे, ये जो निमोनिक शॉर्ट फॉर्म मैंने बना रखी है ये मेरी प्रेफरेंस है, आपको चेंज करना आप कर सकते हो, कि कंपलसरी नहीं कि सर ने ये बोल दी तो हमें यही फिक्स याद करनी है। अब चेंज कर लो, अगर आपको कोई और इसमें से बनानी है तो आप बनाओ, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। बट अल्टीमेटली आप आइडेंटिफाई कर लो केस स्टडी के अंदर कि कौन सा इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई है। दैट इज द ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। सो आर से बेटा सबसे पहले आपका जो आ जाता है इसके अंदर, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम पे बना रही हैं वो अपने रिसोर्सेज, अपनी जगह, अपनी लेबर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं ताकि वो उसका पूरा एडवांटेज ले पाए। फिर बेटा सी, कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो जो चेंजेस मार्केट में निकल कर आ रहे हैं उनके साथ कोप अप करने के लिए आपको एनवायरमेंट की जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर बेटा टी से थ्रेट्स हो गए आपके, और ओ से अपॉर्चुनिटीज होगी। ठीक है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एनवायरमेंट की जानकारी जरूरी है, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी आपको एनवायरमेंट की जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पी से बेटा फिर प्लानिंग एंड आपकी पॉलिसी होगी, और आई से इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। इफ यू वांट टू चेंज एनी शॉर्ट फॉर्म, नॉट जस्ट दिस वन, एनीवन, आई एम टोटली ओके विद दैट, बट यू शुड बी एबल टू रिमेंबर। एंड इफ यू इवन डोंट वांट टू रिमेंबर विद दिस शॉर्ट फॉर्म एंड यू वांट टू रिमेंबर इट इन अ सीक्वेंस, आई एम टोटली ओके विद दैट एज वेल, बट आफ्टर ऑल यू नो योरसेल्फ बेटर। सो जो भी क्राइटेरिया आपको लगता है याद करने के लिए सूटेबल है, उससे इसको याद कर लो। बेटा इसकी आरसी टोपी, इसके पीछे हमने करी थी सिट कर्ट, अभी तक हमने ये दोनों निमोनिक करे, इसके अलावा हमने इस चैप्टर में भी कोई भी और निमोनिक नहीं करा है, और कोई इसमें है भी नहीं। अब सीधा हम शुरू करते हैं एनवायरमेंट की डायमेंशन। इसको कुछ टीचर्स एलिमेंट्स भी बोलते हैं, 5 होते हैं। पेस्टल इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो ये पेस्टल से हम इसको याद रखेंगे, स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लोगों की क्या इनकम चल रही है नेशन में, कंट्री का जीडीपी क्या है, कमर्शियल बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, तो ये सब चीजें देख के बिजनेस करोगे या ये सब चीजें इग्नोर करोगे? सब देखोगे। लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, अल्टीमेटली लोगों की मतलब मार्केट में टैक्स रेट्स गवर्नमेंट क्या चार्ज कर रही है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कमर्शियल बैंक्स चार्ज कर रहे हैं, सो और डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है। तभी तो आपको सबसे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा मिल पाएगा या बैंक से मिलेगा, जब आप पूरी मार्केट को स्टडी कर लोगे। कंपनी डेट से पैसा रेज क्यों करती है? क्योंकि इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर होल्डर्स को या बैंक को इंटरेस्ट देते हो आप लोन पे, तो वो पैसा कटने के बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, बट इक्विटी वालों को नहीं मिलता। इक्विटी वालों के केस में क्या होता है, प्रॉफिट पे पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचे जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि उनका जो भी शेयर होता है पर अर्निंग वो उनका टैक्स कटने के बाद निकलता है। बट डिबेंचर्स और डेट के केस में क्या होता है, पहले आपका जो है इंटरेस्ट कटेगा, फिर जो बचे जाएगा वो सरकार के पास जाएगा। तो वो एडवांटेज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें वो कंसीडर करनी होती है कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज क्या हैं एंड सच थिंग्स। सो पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद जाके आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए। अभी एक केस स्टडी आई थी कुछ 1-2 साल पहले सीबीएसई के एग्जाम में, कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जब तक ये मतलब एक स्टेट हुआ करती थी, अब तो खैर ये 2025 में हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि जेएनके हैज नाउ बिकम अ यूनियन टेरिटरी। तो पहले वहाँ की जब स्टेट जो गवर्नमेंट उनकी चाहती थी कि मतलब फिल्म स्टार्स आके फिल्म की शूटिंग करे जेएनके में, जिससे उनको इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो कौन सी इन्वायरमेंट को ये दर्शाता है? तो इट्स एन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दैट दे वांट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ जेएनके बाय वहाँ पर जब मतलब स्टार आके शूटिंग वगैरह करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मूवी की, एज अ रिजल्ट वहाँ के कुछ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कुछ टाइम के लिए इनकम मिलेगी। एज अ रिजल्ट उससे उनकी परचेजिंग पावर थोड़े बहुत टाइम के लिए इंप्रोवाइज होगी, तो उससे इनकी इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। फिर बेटा नेक्स्ट इन्वायरमेंट, सोसाइटी, लोगों का कल्चर, लोगों का ट्रेडिशन, लोगों के फेस्टिवल्स की जानकारी रखो।
वैसा उनका प्रोडक्ट क्रिएट करके दे दो और लोगों को वो चीज़ें परचेज करने में मज़ा भी आएगा, वो अपने सेंटीमेंट्स के साथ भी खुश रहेंगे एंड आपकी बिजनेस के लिए भी ये अच्छा है। अब लोग ये सेंटीमेंट से अगेंस्ट आके उनको कुछ नहीं बेच सकते, हर जगह की प्रेफरेंसेज अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें स्टडी करने के बाद ही ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो लोग परचेज करें। हर जगह का कल्चर स्टडी करने के बाद, रिलीजन स्टडी करने के बाद आपको ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है। फेस्टिवल के टाइम पे आपको मौके पे चौका मारना है। फेस्टिवल्स के टाइम पे, सीजनल टाइम जिसको हम बोलेंगे, नॉट जस्ट फेस्टिवल, जो आपका पर्टिकुलर सीजन है उस टाइम पे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है और जेब में पैसा होना भी जरूरी है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। एक दुकान वाला दिवाली पे सामान तभी भर पाएगा जब उसकी पहले जेब में पैसे भरा होगा, तभी जाके वो मार्केट से स्टॉक कर पाएगा अपनी शॉप पे एंड देन ओनली एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल लोगों की प्रेफरेंसेस, अगर लोगों को जिम जाना पसंद है जिम खोलो, अगर लोग आजकल हेल्दी फूड खाना शुरू कर रहे हैं तो फिर आप रेस्टोरेंट खोलने का प्लान करो, तो ऐसा रेस्टोरेंट खोलो जहां पर हेल्दी फूड आप मतलब सेल कर पाओ, ठीक है। अगर लोगों की प्रेफरेंसेज हैं आपके एरिया में वेस्टर्न वियर पहनने की, आप दुकान खोलने का सोच रहे हो कपड़ों की, तो वेस्टर्न वियर की शॉप खोलो। तो मतलब सोसाइटी का जैसा प्रेफरेंस है वैसा सामान लोगों को बना कर दो। तो ये इन्वायरमेंट ये कहती है। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, पहले बेटा पता है एक टाइम था कैमरे की डिमांड बहुत थी, डीएसएलआर यूज करते थे लोग, कैमरा यूज करते थे, बहुत महंगे महंगे आते थे। और बेटा एक प्रोडक्ट फिर ऐसा आया जिसने कैमरा का बिजनेस बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वो क्या प्रोडक्ट है बेटा? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में बेटा कैमरा आज के टाइम में इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि उसी से सारा काम हो जाएगा। जब हम लेक्चर भी रिकॉर्ड करें बेटा, वो फोन के थ्रू ही रिकॉर्ड कर रही है, तो क्वालिटी भी मेरे ख्याल में ठीक ठाक आ रही है कि लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है ये। पहले बेटा ट्रेन की टिकट हो चाहे एयरप्लेन की टिकट हो, जाके एजेंट से ऑफलाइन बुक करवानी पड़ती थी क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ उसके पास ही होती थी पोर्टल के साथ। पर आजकल क्या है, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप फोन में डाउनलोड करो और 10 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में एप्लीकेशन है जहाँ से आप एयरलाइन की और ट्रेन की कहीं की भी टिकट आप बुक कर सकते हो। तो दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बेटा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को अडेप्ट करो। हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। पहले हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, वो अलग टेक्नोलॉजी थी, ये अलग टेक्नोलॉजी। तो टाइम के साथ अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए पॉलिटिक्स का स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नई सरकार आएगी, नई कानून लेकर आएगी, फिर आपके बिजनेस पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो अल्टीमेटली बेटा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कैसे कंट्री को रन करना है, किस इंडस्ट्री में कितना टैक्सेशन लगाना है, कितनी सब्सिडी देनी है, कितना रिलैक्सेशन देना है। तो अगर पॉलिटिक ही स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली बहुत डिफिकल्टी होगी बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन करने में। So political stability is quite important in the nation so that rules related to taxation, rules related to industries can stay stagnant for a longer period of time so that businesses have confidence in a particular industry. नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, चाहे डोमेस्टिक या फॉरेन, तो कंट्री की इकोनॉमी उससे फिर ग्रो नहीं कर पाएगी। लास्ट वन इज योर लीगल एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट एंड आपके जो हाई कोर्ट वगैरह हो गए, जो भी इनके क्लेम्स होते हैं, जो भी इनकी मतलब बातें होती हैं, वो सब किस पार्ट में आ जाती हैं? लीगल एनवायरनमेंट। जो भी ये ऑर्डर पास कर देते हैं या जो भी असेंबली में डिसीजन ले लिया जाता है, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। अब मेरा मानना यह है कि आप लोगों को ये चैप्टर तो समझ में आ गया, इसको पेस्टल से याद कर लेना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल से। एक टॉपिक और जो बेटा आपके सिलेबस में है, 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज हुए थे। मोनेटाइज मतलब करेंसी को एक्सेप्ट करना, डीमोनेटाइज मतलब करेंसी का यूज बंद कर देना। क्यों करा था? करप्शन को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए। जो लोग टैक्स का पैसा नहीं भर रहे थे, अभी जेब भर रहे थे, तो गवर्नमेंट कह रही थी इट विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, पैसा है तो टैक्स भी भरो, ताकि अनप्रिविलेज लोगों के एडवांटेज के लिए वो पैसा स्पेंड करा जा सके। गांव में बिजली पानी देनी है, अनप्रिविलेज लोगों के चिल्ड्रन को स्कूलों में पढ़ाना है गवर्नमेंट में, तो इसलिए नोट बंद करे गए थे। 500 के और 1000 के विड्रॉ करे गए और उसके एक्सचेंज में दूसरी करेंसी के नोट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। 500 का तो वही था, 2000 का दूसरी करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई, बट अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद 2000 का नोट भी उन्होंने सर्कुलेशन से आउट कर दिया था। बट वो सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में खाली 500 और 1000 वाला नोट ही डिमोनेटाइजेशन है। फीचर क्या थे इसके? बेटा टैक्स के लिए मेनली करा गया, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है, कैश है, सरकार को क्या रिकॉर्ड उसका कुछ भी नहीं पता उनको। तो एज अ रिजल्ट जब पैसा आपका बैंक में आ गया, देन गवर्नमेंट नाउ नोज की व्हाट यू हैव, नाउ गिव टैक्स ऑन दैट अमाउंट व्हाट यू हैव। तो अब जो वो अमाउंट आप मार्केट में एक्सचेंज ही नहीं कर पाओगे, तो वो आपको कहाँ रखना पड़ेगा? बैंक में डालना पड़ेगा। अब जब वो अमाउंट बैंक में चला जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड के साथ लिंक होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर वाला जो कार्ड होता है पैन कार्ड। तो एज सुन एज यू डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक, द गवर्नमेंट नाउ नोज हाउ मच मनी यू हैव, सो यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट फिगर व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड।
डिमोनेटाइजेशन बेटा एक शिफ्ट ऑन पार्ट ऑफ इंडिकेटिंग द टैक्स इवेजन नो। अब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप लोग टैक्सेस नहीं पे करोगे तो ऐसा स्टेप हम दोबारा ले लेंगे एंड इट विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। अगर करेंसी बैन कर देंगे, यूज में इलीगल कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट पब्लिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और उनको डिजिटली या फिर बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शंस मोस्टली करनी पड़ेंगी। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इससे स्मूथ हुई और बैंक में अब ज़्यादा पैसा आ गया। अब इस पैसे को देके बैंक लोन दे सकता है। अब जब बैंक लोन देगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी का ही बेनिफिट होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी ये बेनिफिशियल रहा। लेस कैश से क्या रहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैश पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, मेरे एक रिलेटिव अभी हफ्ता 10 दिन पहले दुबई गए थे एंड दे सेड कि वहाँ पर आज भी लोग कैश में ट्रांजेक्शन करना प्रेफर करते हैं और वहाँ पर एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान में ये चीज़ 10-15 साल पहले खत्म हो गई जब नोट बंद हुए थे कि अब यूपीआई है, फोन के पेमेंट है और आप पॉकेट से फोन निकालो और आप पेमेंट करो। नो वरी टू स्टैंड इन लॉन्गर लाइंस इन फ्रंट ऑफ एटीएम्स। तो वो चीज़ें तो हमारे यहाँ बहुत मतलब हम लकी हैं कि एक इसका ये पॉजिटिव हुआ कहीं ना कहीं कि अब आप देखो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, बेटा कोई भी अगर गली में आता है ना उनके भी मतलब अल्टीमेटली अब स्कैनर्स लगे हुए हैं। इट्स क्वाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट ये तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग था जो हमें इसका बेनिफिट मिल गया कैश लाइट इकोनॉमी। तो ये तो चीज़ बेटा मैं खुद ही बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि ये सोचा नहीं था जो डिजिटल कैश का सिस्टम शुरू हो गया, डिजिटल पेमेंट का यूपीआई। ठीक है जी, तो अब आप लोगों के रजिस्टर ज़रा खुल जाने चाहिए अपने टेबल पे और हम आपके साथ करेंगे एक टेस्ट है 50 नंबर का, 10 क्वेश्चन रहेंगे। सही आंसर पे +5 लिख लेना, गलत आंसर पे -1 लिख लेना, अनअटेम्प्ट पे 0 लिख लेना। सो आई एम गिविंग यू 5 to 6 सेकेंड्स। अगर बच्चे जो ऑनलाइन है वो रजिस्टर अपना लेकर रेडी करना चाहते हैं, पेन रेडी करना चाहते हैं। आई होप एवरीवन इज प्रिपेयर्ड। सो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। जब मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लूंगा विद ऑप्शंस, आपको मैं दूंगा खाली 3 सेकंड। ठीक है, उसके पहले अगर आपको आंसर पता है तो नोट डाउन कर लेना, नहीं पता है तो बेटा तमीज से आप लोग 0 रिकॉर्ड कर लेना, गलत आंसर हो तो बेटा उतनी ही ज़्यादा तमीज से आप -1 को रिकॉर्ड कर लेना, और अगर आता है तो बेटा वेरी गुड +5 रिकॉर्ड कर लेना। बट रिकॉर्ड तब करना जब मैं पूरा क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपको डिक्टेट कर दूँ। 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी ये रहा। रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी एडवर्टाइजर्स को। अब क्योंकि जो न्यू ब्रांड अगर वो लेकर आ रहे हैं बेबी फूड का इन्फेंट्स के लिए, तो उनको ये देना पड़ेगा कि ये फूड रिकमेंडेड नहीं है छोटे बिल्कुल बच्चों के लिए जो 4 महीने तक की एज के हैं, इन्फेंट्स हैं। ठीक है, कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन यहाँ पर हाईलाइट हुई है? सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। 3 सेकेंड बेटा, आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट। मैं जरा पेन भी अपना यहाँ पे रख लूँ ताकि आप लोगों को मार्क करके मैं दिखा सकूं विच एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। तो भाई ये लीगल हो गया कि वो अपने पैकेट पे क्लियरली लिख दे फॉर अबव एज ऑफ 4 मंथ्स तक के बच्चे फूड कंज्यूम करें, बिलो 4 एज के बच्चे फूड कंज्यूम ना करें, जो ये इन्फेंट फूड उन्होंने लॉन्च करा है। ठीक है सर, तो लीगल वाले बच्चे +5 कर ले, एनी अदर ऑप्शन वाले -1 कर ले, और किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा तो 0 रिकॉर्ड कर ले। सेम पैटर्न आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। जम्मू एंड के अट्रैक्शन है टॉप लोकेशन मूवीज की शूटिंग के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में 2021 में पॉलिसी आई थी, उन्होंने इंसेंटिव दिए थे फिल्म मेकर्स को, यहाँ पर आके तुम पिक्चरें रिकॉर्ड करो। उन्होंने कहा तुम्हें काफ़ी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन वगैरह भी दे देंगे। ठीक है, तुम पैट्रियोटिक वगैरह की पिक्चरें यहाँ पर रिकॉर्ड करो। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने दी लोकल आर्टिस्ट को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली उन लोगों के साथ काम करने के लिए, इससे उनको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। तो कौन सा कॉम्पोनेंट यहाँ पर इन्वायरमेंट का हाईलाइट करा गया है? स्पेसिफिक एंड जनरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। 3 सेकेंड्स बेटा, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया भी था, इससे उनकी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अब इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है? कंपोनेंट। बेटा क्या ये स्पेसिफिक एंड जनरल, क्या ये टोटलिटी बेटा कंपोनेंट है? ये फीचर है। तो क्वेश्चन तो यहीं पे ऑप्शन में तो ये आपकी पहले ही बाहर हो गए, ये तो बेटा वैसे ही फीचर है, तो ये तो आंसर में नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई यहाँ पर दूर दूर तक बात क्वेश्चन में नहीं करी गई है, तो बचता क्या है? खाली इकोनॉमी। इनकेस अगर पहले वाली बात मेरी ढंग से नहीं सुनी थी तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इकोनॉमिक इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, बी अलर्ट ऑल ऑफ यू। रेवोल्यूशन आ रहा है जी मैन्युफैक्चर करने में मोबाइल फोन्स को, सुपर क्लास कैमरा आ गए हैं। जो बिजनेस है कैमरा का कंज्यूमर मार्केट में बेटा उसको हिट मिला है, मतलब दिक्कत हो गई उसको। स्टडीज ये दिखाती है कि फोन की जो फोटोग्राफी है उसने डिवास्टेट कर दिया है कैमरा इंडस्ट्री को। कौन सी एनवायरनमेंट यहाँ पर आई है फटाफट से बताओ, मैं ऑप्शन भी नहीं बोलूंगा और 3 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, और बिना कुछ आगे बातचीत करे आंसर हो गया जी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये भी मैंने आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एग्जाम्पल दिया था कि कैमरा की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेट हुई है बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ मोबाइल फोन्स कैमरा, जो इतने ज़्यादा क्लियर लेंस के साथ अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अब देते थे। क्वेश्चन नंबर 4,
दीज डेज कंज्यूमर्स को इको फ्रेंडली और हेल्दी चॉइसेस चाहिए, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें प्लास्टिक और ये सब चीजें नहीं चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए हमें, और सिरेमिक कंटेनर्स चाहिए। तो बिजनेसेस को भी अब ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आना पड़ रहे हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तो इसमें कौन सा फीचर एनवायरनमेंट का हाईलाइट करा जा रहा है बेटा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेड डायनामिक नेचर। 3 सेकेंड्स। ओके, सो बेटा हर एक बिजनेस के जो कस्टमर्स है वो उनके स्पेसिफिक है, और पूरी इंडस्ट्री में ये ओवरऑल चेंज आ रहा है, तो ये एक जनरल फोर्स है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बिजनेसेस को अब अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो स्पेसिफिक कस्टमर्स है वो उनसे प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर सेइंग नो टू दीज प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक नहीं चाहिए उन्हें क्या चाहिए? स्टेनलेस स्टील चाहिए और सिरेमिक कोटिंग चाहिए। सिरेमिक मतलब सिरेमिक वाले उनको प्रोडक्ट्स चाहिए जिससे उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स बेटा खाने में आ जाते हैं और उससे बेटा लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो इट विल बी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट वन के साथ जाएंगे बेटा। फिर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्लास्टिक यूटेंसिल्स बेटा लो कॉस्ट होते हैं, कन्वीनियंट ऑप्शन होते हैं बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है बेटा। ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि जो प्लास्टिक के कंटेनर सस्ते भी होते हैं और कन्वीनियंट भी है, बट ये बेटा इजी है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है, डिस्पोज कर सकते हैं आसानी से, सब कुछ ही उनके बारे में पॉजिटिव ही लिखा है अभी तक। इंस्टेड ऑफ क्लीन एंड रीयूज नहीं करा जा सकता, ना इनको साफ करा जा सकता, ये डिस्पोज ही होते हैं फिर। बट प्लास्टिक यूटेंसिल्स बेटा हार्मफुल है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और काफी इन्वायरमेंटल इशू भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ना सड़ता नहीं है, वो प्लास्टिक वैसे का वैसे ही रह जाता है बहुत हजारों सालों तक, तो वो दिक्कत है। नाउअडेज हेल्थ और फिटनेस के करते अब पॉपुलर बेटा जो चीज हो रही है, अब हेल्थ एंड फिटनेस पॉपुलर हो रही है। पीपल जो है वो देख रहे हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, और उन्होंने कहा कि हमें तो पेपर वाला मतलब आजकल तो फिर जो डिस्पोजेबल आइटम भी है वो भी इको फ्रेंडली आने लगे हैं पेपर वाले। पहले का टाइम था कि प्लास्टिक वाले डिस्पोजल आते थे, ट्रांसपेरेंट वाले, अगर आप लोगों को याद है बर्थडे पार्टी वगैरह में भी यूज करे जाते थे। आजकल तो शॉप्स पे वो वाले आने ही बंद हो गए, आजकल तो ज्यादातर इको फ्रेंडली ही बनाए जाते हैं। पेपर मीडिया स्टील के हो गए, ग्लास के हो गए, या वो सिरेमिक वाले हो गए जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी, तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, द अबव पैराग्राफ डिस्कसेस एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। 3 सेकंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है आप सबको। 1 2 3 बेटा, ये लोगों की सोसाइटी में चेंज आ रहा है। पहले सोसाइटी थी जो प्लास्टिक में खुश थी, अब सोसाइटी है जो किस में खुश है? सिरेमिक में, या फिर आप देख रहे हो पेपर में, या फिर उन्होंने ऑप्शन दिया स्टील में, या फिर कांच के बर्तनों में। कांच के बर्तन आपके ओवन, माइक्रोवेव वगैरह में भी यूज हो जाते हैं। हाँ जी, 2 लोगों का नाम लिखा है, डोल्मा एंड ऊना, गार्डनर्स हैं, बहुत टाइम से ये गार्डनिंग कर रही हैं दोनों। दे वर द फर्स्ट वंस टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इंडोर गार्डन्स। अब पहले के टाइम पे तो ये होता था, लोगों को लगता था कि पौधे खाली अंदर ही रखे, मतलब बाहर रखे जा सकते हैं, सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस तभी हो पाएगी। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके कमरे के अंदर टिक जाएंगे। सर क्या लाइफ टाइम टिक जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ कुछ टाइम में पौधे धूप में निकालने ही पड़ेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक मनी प्लांट हो गया या फिर बैम्बू हो गया, जो आपके इंडोर में ना चल जाते हैं, बट एट टाइम्स यू विल हैव टू टेक देम वंस एटलीस्ट इन अ वीक इन सनलाइट, सो दैट उनको धूप लगे और अल्टीमेटली उनकी जो साइकिल है वो उससे अफेक्ट ना हो, इंडोर बिल्कुल ही। और अगर आपके कमरे में डायरेक्टली सनलाइट आती है अच्छी खासी, अगर आप लोग अमीर हो और आपकी एक कांच की दीवार है, सीधी सनलाइट आती है, तो आपको कहीं भी बाहर लेके आने की जरूरत नहीं है, आपके इंडोर ही आपका आउटडोर वाला काम करेगा और वहीं आपका काम चल जाएगा। तो डोल्मा और ऊना जी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, और प्लांट लवर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, अपार्टमेंट्स में कि इंडोर प्लांट लगा देंगे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने डिसाइड करा बड़े सुंदर सुंदर वो डिजाइन करके देंगे इंडोर गार्डनिंग के लिए थ्रू देयर इनोवेटिव वेंचर माई स्पेस, मेरी जगह तो मेरे पौधे यहाँ पे। माई स्पेस ने काफी क्रिएटिव आइडिया दिए। गार्डन वॉल भी नाम कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब ऐसी दीवार जिसपे खाली पत्ते लगे होंगे, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। एंड मेनी मोर, हैंगिंग गार्डन भी है, विंडो गार्डन भी है, बुक शेल्फ गार्डन भी है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में कितना ज्यादा मजा आएगा। Since there were no competitors, they soon became the market leader। कोई कंपटीशन ही नहीं था तो उन्होंने मजे ले लिए इस चीज के, पैसा बहुत कमाया। तो बताओ कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की आपको समझ में आ रही है? सीधा सीधा आंसर है बेटा, ऑप्शन रीड करने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 बेटा, इसमें बेटा आपका अपॉर्चुनिटीज उन्होंने देखी कि इंडोर गार्डन की रिक्वायरमेंट है, लोगों को पसंद आ रही है चीज, और मार्केट में उनके अलावा कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है, तो उन्होंने इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और उन्होंने बहुत पैसा छापा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन,
हितेश और रीना जी दो एंटरप्रेन्योर हैं। दे नोटिस दैट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर में दिसंबर में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी करवाया था अभी आपको। दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि आजकल जो लोग हैं वो कंसंट्रेट हो गए हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी सेहत को लेकर। इस नीड को ध्यान में रखते हुए वो पहले थे जो एक ऐसा एंटी पोल्यूशन मास्क लेकर आए जिससे खाली उनका एयर पोल्यूशन कॉम्बैट नहीं होगा पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। इस वेंचर को काफ़ी सक्सेस मिला। कौन सी इन्वायरमेंट यहाँ पर हाईलाइट और कौन सी इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस इस केस स्टडी में हाईलाइटेड है? 1 2 3 एंड डायरेक्ट आंसर अगेन जो पीछे वाला था आपका, अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी पे उन्होंने मौका पे चौका मारा, उन्होंने देखा कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को धुएं से दिक्कत हो रही है, तो उनको अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दो जो रीजनेबल भी हो, उससे ना ही जस्ट उनकी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो, तो दोनों तरफ से उनका फ़ायदा हो, लोगों का भी और उनकी कंपनी का भी। क्वेश्चन नंबर 8वां, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़रा बंद कर दी जाए 500 मीटर के दायरे में ताजमहल के पास में आगरा में, और उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये करा है ताकि इंश्योर करें वो इस ऑर्डर को कौन सी डायमेंशन यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की फॉलो करी गई है। 3 सेकेंड, 1 2 3। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही बेटा आंखें बंद करके लीगल कर देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन मस्ट बी अ लीगल ऑर्डर, तो आप इसको ओवरलून नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है 500 मीटर के दायरे में कमर्शियल काम नहीं होगा, होटल वगैरह नहीं खोलने, ये सब काम नहीं करने हैं, ठीक है। उससे पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है और हमारे ये जो मोन्यूमेंट है वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है पोल्यूटिव एक्टिविटीज से, नॉट अलाउड, लीगल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सेवरल इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, सरकार का नाम आया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यहीं पे सामान बनाओ और बना के बाहर बेचो। डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में अच्छा बात करी गई है, स्पेसिफिकली डिफेंस का सामान बनाया भी यहाँ पर जाए और बाहर से मंगवाने के बजाय यहीं से बाहर बेचा जाए, एक्सपोर्ट करा जाए, ठीक है। कौन से कैंपेन में? मेक इन इंडिया में was one of the such scheme launched by government to encourage companies across the world कि इंडिया में वो डिफेंस का सामान बनाना शुरू करे। कौन सी डायमेंशन यहाँ पे एनवायरनमेंट की आपको नजर आ रही है? सीधा सीधा बेटा इसमें भी आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। बेटा जब आपने ये पहले पढ़ा तो बेटा वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सो गवर्नमेंट एक्शन, मेक इन इंडिया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 9वां इसमें से, अच्छा 9वां ये वाला था। अब नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली लास्ट वन, 10th वन। एंड आई होप अभी तक सारे ही बच्चों के जो हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस करे मोस्टली आप लोगों के सही हुए होंगे एज फार एज वी हैव कम। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के स्कोर्स चेक करूंगा, और जो बच्चे अभी हैं उनसे मैं और क्लास के बाद स्कोर्स पूछूंगा। बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? लीगल, एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोहिबिट कर दी, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, डिजी लॉकर्स फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयरन फाउंड्रीज बंद कर दी जाए ताजमहल के पास में। तो क्या पहला और चौथा ये बेटा लीगल में आएगा? क्या पहला और दूसरा लीगल में आएगा? क्या दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड लीगल में आएगा? क्या पहला और पांचवा लीगल में आएगा? 5 सेकंड ले लो, चलो मेरा टाइम होता है अब मेरी बात को जरा ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। बेटा यहाँ पर तो प्रोहिबिट हो गया तो ये लीगल हो गया। डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इकोनॉमिक है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड सोशल है। डिजी लॉकर बेटा टेक्नोलॉजी की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लीगल हो गया। तो लीगल वाला बेटा ऑप्शन 5 है और ऑप्शन 1 है, तो विल गो विद ऑप्शन डी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे थे बेटा जी, अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्कोर्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच।